हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट 6 से नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन बताया था। और इस नव लोक प्रशासन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को नव लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि और नव लोक प्रशासन का विकास से अवगत कराया था। इस वीडियो में आप लोगों को नव लोक प्रशासन का अर्थ, विशेषताएं और प्रकृति के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम नव लोक प्रशासन के बारे में जानकारी लेंगे कि नव लोक प्रशासन है क्या। जैसा कि नव लोक प्रशासन के विकास का काल 1968 से शुरू होता है। 1968 से शुरू होता है जब ड्वाइड वाल्डो की पुस्तक प्रकाशित होती है और ड्वाइड वाल्डो के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसको हम प्रथम मिनरो बुक सम्मेलन कहते हैं। फर्स्ट मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस कहते हैं। फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, इसमें लोक प्रशासन के विषय पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है। और इस सम्मेलन में जो परंपरागत लोक प्रशासन होता है, उस परंपरागत लोक प्रशासन पर बहस होती है कि जो अब तक यानी कि 1887 से लोक प्रशासन का काल शुरू होता है, यानी कि लोक प्रशासन विषय का काल शुरू होता है। और 1887 से अब तक लोक प्रशासन ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है, लोक प्रशासन ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की है और लोक प्रशासन में कमियां क्या रही हैं, लोक प्रशासन समाज के अनुरूप है या नहीं है। तो इन सभी विषयों पर समीक्षा की जाती है इस प्रथम मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। क्योंकि अमेरिका में परंपरागत लोक प्रशासन से देश और समाज में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। अमेरिका में परंपरागत लोक प्रशासन से देश और समाज में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। परंपरागत लोक प्रशासन संस्थागत हो गया था। यह केवल संस्थाओं का ही अध्ययन करता था और संस्थाओं के संरचना पर बल देता था, संरचनाओं के कार्यों पर बल देता था। कहने का तात्पर्य है कि यह केवल पदानुक्रम, नौकरशाही, कार्यकुशलता, मितव्ययिता एवं पोस्ट कॉर्प की धारणा पर ही विश्वास करता था, पोस्ट कॉर्प की धारणा पर ही बल देता था। जैसा कि हम देखते हैं कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है, उसके अंतर्गत जब हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें से अधिकांश विद्वानों का मत क्या है, पोस्ट कॉर्प है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, पोस्ट कॉर्प है। जैसा पोस्ट कॉर्प की जो धारणा है, ये लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। और लूथर गुलिक ने यह बताया कि लोक प्रशासन किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है या लोक प्रशासन कहाँ तक संबंधित है, किन किन क्षेत्रों तक संबंधित है। तो लूथर गुलिक ने इन 7 अक्षरों में पूरे लोक प्रशासन को सीमित कर दिया। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO से होता है कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। यानी कि 7 अक्षरों में लोक प्रशासन सिमट कर रह गया था। तो लोक प्रशासन को विस्तृत बनाने के लिए और लोक प्रशासन को व्यवहार परक बनाने के लिए 1968 में ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में यह मिनो ब्रुक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इसी मिनो ब्रुक सम्मेलन से ही नव लोक प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परंपरागत लोक प्रशासन का दायरा दूसरा था, वहीं नव लोक प्रशासन का दायरा दूसरा हो जाता है। यानी 1968 के बाद लोक प्रशासन में चेंजिंग आने लगती है और इसी चेंजिंग को हम नव लोक प्रशासन करते हैं। चेंजिंग क्या आती है? नव लोक प्रशासन जो होता है वह जन आकांक्षाओं के अनुरूप लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाना चाहता था। नव लोक प्रशासन को जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रासंगिक बनाना चाहता था। यह सामाजिक मूल्यों और नैतिकता से संबंध रखता था। यह सामाजिक मूल्यों पर बल देता है और यह
समाज के अनुरूप चलना चाहता है, सामाजिक विकास के अनुरूप चलना चाहता है, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नैतिकता के अनुरूप चलना चाहता है, सामाजिक नैतिकता के अनुरूप चलना चाहता है। यह जो नव लोक प्रशासन है, यह नव लोक प्रशासन आया, ये इसके अंतर्गत विभिन्न मुद्दे शामिल हो गए। नव लोक प्रशासन जो आया, इसके अंतर्गत विभिन्न मुद्दे शामिल हो गए, जैसे लोकतांत्रिक नागरिकता। लोकतांत्रिक नागरिकता, लोकतांत्रिक नागरिकता पहला मुद्दा शामिल हो गया, लोकतांत्रिक नागरिकता, यानी कि यह नागरिकों को बल देता है, लोकतांत्रिक पद्धति से बल देता है, यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पर बल देता है। जो नव लोक प्रशासन है, यह चाहता है कि प्रशासन में सबकी भागीदारी हो, राजनीतिक कार्यों में सबकी भागीदारी हो। इसके द्वारा मतों के माध्यम से या वोटों के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाएं, और जो प्रतिनिधि चुने जाएं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों, ताकि वह प्रशासनिक कार्यों में भाग लें, शासन के संचालन में भाग लें, राजनीतिक क्रियाओं में भाग लें। तो यह लोकतांत्रिक नागरिकता में विश्वास करता है, यानी कि नागरिक ऐसे हों जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में पूर्णतः भाग लें, लोकतांत्रिक संस्थाओं में पूर्णतः भाग लें। तो यह जो नव लोक प्रशासन आता है, यह लोकतांत्रिक हो जाता है और लोकतांत्रिक नागरिकता में विश्वास करता है। यह सार्वजनिक हित पर बल देता है, यह केवल विशेष वर्गों का हित नहीं चाहता है, बल्कि यह सार्वजनिक हित पर बल देता है। लोक प्रशासन सार्वजनिक हित पर बल देता है, ये समाज कल्याण पर बल देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है, वह केवल अपने ही कार्यों से सीमित था, वह केवल प्रबंध से संबंधित था, और उसके जितने क्षेत्र थे वह अपने ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया था। उसका दायरा बाहर नहीं निकल पाया था। जो परंपरागत लोक प्रशासन था, उसका दायरा बाहर नहीं निकल पाया था, वह समाज में भागीदारी नहीं कर पाया था, वह समाज की गतिविधियों से, समाज के मूल्यों से, समाज की नैतिकता से काफी दूर था। तो यह जो नव लोक प्रशासन है, यह सार्वजनिक हित से संबंधित है, यह सबका हित चाहता है, यानी कि विशेषाधिकार का अंत किया जाए। जो राज्य के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाएं, जो संचालन किए जाएं, वह सभी वर्गों के लिए किया जाए। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, बल्कि राज्य के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए जाए, राज्य के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, वह सभी वर्गों के लिए समान रूप से किए जाए और सबको सुविधाएं पहुंचाई जाए। यह सार्वजनिक नीति पर बल देता है। जो नव लोक प्रशासन है, यह सार्वजनिक हित के साथ साथ सार्वजनिक नीति पर बल देता है। वो कहता है कि जो नीतियां बनाई जाए, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएं, यह सभी लोगों के लिए समान नीतियां बनाई जाए। ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर नीतियां अलग बने और जाति के आधार पर नीतियां अलग बने और वर्ग के आधार पर नीतियां अलग बने, बल्कि जो नीतियां बनाई जाए वह सभी लोगों को समान बनाई जाए, सभी लोगों के लिए समान नीतियां बनाई जाएं और सभी लोग उस समान नीतियों का पालन करें। और सरकार को चाहिए कि अपने समस्त नागरिकों के लिए एक ही कानून हो, अलग अलग कानून न हो। ऐसे में जो नव लोक प्रशासन आया है, वह नव लोक प्रशासन सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। और वह चाहता है, नव लोक प्रशासन में यह कॉन्सेप्ट है कि सबके लिए समान नीतियां बनाई जाए और उसी नीतियों के अंतर्गत पूरे देश का प्रशासन किया जाए। सार्वजनिक नीति के साथ साथ यह नागरिक सेवाओं में विश्वास करना चाहता है, नागरिक सेवाओं में विश्वास करता है। यह कहता है कि नागरिकों के लिए सभी प्रकार की सेवाएं संचालित किया जाए। यह सेवाएं संचालित करना राज्य का कर्तव्य है, यह राज्य के द्वारा है, क्योंकि राज्य का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि अपने हर नागरिकों को वह सेवाएं दे, अपने हर नागरिकों के लिए वह सेवाएं प्रदान करें, जैसे बिजली, पानी, सड़क, रेल यातायात, चिकित्सा, शिक्षा वगैरह विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के द्वारा प्रशासन किया जाना चाहिए और समान नीतियां लागू की जानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नव लोक प्रशासन है, इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है, यह व्यक्ति के हर कार्यों से संबंधित हो गया है। जबकि जो परंपरागत लोक प्रशासन था, उसका दायरा सीमित था, वह केवल प्रशासन के कार्यात्मक पहलू पर बल देता था। जबकि जो नव लोक प्रशासन है, यह प्रशासन के व्यवहारिक पहलू पर बल देता है, यह नैतिकता पर बल देता है, यह मूल्यों पर बल देता है। जबकि परंपरागत लोक प्रशासन जो था, वह नैतिकता और मूल्यों से परे था,
वह केवल संस्थागत था, जैसे कि कार्यपालिका के कार्य, जैसा कि लूथर गुलिक की पुस्तक प्रकाशित होती है कार्यपालिका के कार्य, उसने केवल कार्यपालिका के क्या क्या कार्य करने चाहिए उसी से संबंधित है। और जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन को एक विज्ञान बनाने के पक्ष में होता है। कुछ विचारक ऐसे होते हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं, कुछ विचारकों का कहना है कि लोक प्रशासन भी विज्ञान है। तो लोक प्रशासन, जो परंपरागत लोक प्रशासन था या जो पुरातन लोक प्रशासन होता है, वह केवल इन्हीं सब विवादों में उलझा रहा, उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन 1968 के पश्चात विभिन्न सम्मेलन होते रहे और उन सम्मेलनों में नव लोक प्रशासन, उन सम्मेलनों में लोक प्रशासन में अधिक लोक प्रशासन के अंतर्गत अनेकानेक विषय शामिल होते चले गए। जब अनेकानेक विषय शामिल होते चले गए तब लोक प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन आ गया और उसी परिवर्तन को हम नव लोक प्रशासन की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नव लोक प्रशासन है, इस तरह से हम देखते हैं कि नव लोक प्रशासन के अंतर्गत मूल्यों और नैतिकता का महत्व दिया जाता है। इस लाइन को आप याद रखिए, क्योंकि यह नव लोक प्रशासन के परिभाषा के रूप में इसको हम जानते हैं। नव लोक प्रशासन क्या है? नव लोक प्रशासन के अंतर्गत मूल्यों और नैतिकता को महत्व दिया जाता है, जहां लोक प्रशासन का लक्ष्य केवल पोस्ट कॉर्व की क्रियाओं तक सीमित है। यानी कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है, पुरातन लोक प्रशासन है, वह प्रशासन की क्रियाओं को केवल पोस्ट कॉर्व तक ही सीमित रखना चाहता है। वहीं जो नव लोक प्रशासन है, यह प्रशासन की क्रियाओं का संचालन मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप करना चाहता है। यह प्रशासन के क्रियाओं का संचालन मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप करना चाहता है। यह सामाजिक समानता, सामाजिक संस्थाओं के निदान की बात करता है और यह परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन करना चाहता है। नव लोक प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन करना चाहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि कोविड-19 के दौर में जो 2020 में आया और यह लगभग 2022 तक चला, 2022 के मध्य तक चला। इस काल में सरकार का प्रशासन कैसा है और राज्य का प्रशासन कैसा है, हम देख सकते हैं कि सरकार ने किस प्रकार की नीतियां बनाई, उन नीतियों को समाज में लागू किया और कैसा कोविड प्रबंधन किया। उन्होंने कोविड-19 का प्रशासन किस प्रकार से किया, हम देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका दायरा बदल चुका है, वह समाज के अनुरूप हो गया है, सामाजिक समस्याओं के अनुरूप हो गया है। जहाँ पुरातन लोक प्रशासन के कुछ मुख्य सिद्धांत थे, जैसे परंपरागत लोक प्रशासन, परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत कुछ सिद्धांत थे, जैसे मूल्य शून्यता। इसको मूल्यों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए यह मूल्य शून्य था। दूसरा, दक्षता, निष्पक्षता, कार्यकुशलता, मितव्ययिता, इन सबसे संबंधित था परंपरागत लोक प्रशासन। यह मूल्य शून्य था, यह अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को दक्ष बनाना चाहता था, यानी कि स्किल्ड बनाना चाहता था, प्रशासनिक रूप से यह ट्रेंड बनाना चाहता था। और यह निष्पक्ष थे, यह निष्पक्ष यानी कि निष्पक्ष आचरण का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया जाता था। कार्यकुशल थे, सभी लोग अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञ होते थे। मितव्ययी थे, यह कम से कम खर्च करना चाहता था, जबकि हम देखते हैं यह कम खर्च करना चाहता था। जबकि हम नव लोक प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं, नव लोक प्रशासन, जबकि हम नव लोक प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं, इसमें नैतिकता का समावेश होता है, मूल्यों का समावेश होता है। तीसरा, जबकि हम नव लोक प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं कि जो नव लोक प्रशासन है यह नैतिकता पर बल देता है, यह समाज को अधिक से अधिक नैतिक बनाना चाहता है, प्रशासनिक कार्यों को अधिक से अधिक नैतिक बनाना चाहता है, यानी कि नैतिकता के आधार पर सेवाएं देना चाहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो कि
वो जो कि उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि वह किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। जैसे कि विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए आर्थिक सहायता, किसानों के लिए आर्थिक सहायता, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता वगैरह वगैरह विभिन्न कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये उसकी इच्छा के ऊपर है। जैसे कि किसानों का बिजली बिल माफ़ करना, किसानों का कर्ज माफ़ करना, ये सब सरकार के ऊपर है, ये सरकार के ऊपर है। अब यह सरकार करे या न करे, हम उसके विरुद्ध कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उसको करना ही चाहिए। यह सरकार की नैतिकता है कि वह अपने राज्य का अधिक से अधिक विकास करे। वह किसानों के, जो गरीब किसान हैं, उन किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करें। जो अपंग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करें, यह सरकार के ऊपर है। तो सरकार नैतिकता के आधार पर कार्य करती है, जबकि लोक प्रशासन यानी कि पुरातन लोक प्रशासन में नैतिकता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसमें केवल सैद्धांतिक कार्यों पर बल दिया जाता था, उसमें केवल सैद्धांतिक कार्यों पर बल दिया जाता था। तो इस तरह से ये नैतिकता पर बल देती है, ये मूल्यों पर बल देती है, यानी कि सामाजिक मूल्यों में मूल्य जो होते हैं वह समाज की विशेषताएं होती हैं। हर समाज मूल्य प्रधान होता है। तो जब समाज मूल्य प्रधान होता है तो लोक प्रशासन भी मूल्य प्रधान होना चाहिए। लोक प्रशासन के भी कुछ मूल्य होते हैं, जैसे ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, उत्तरदायित्व, कुशल प्रशासन, पारदर्शिता, ये सब प्रशासन के मूल्य होने चाहिए। तो प्रशासन का मूल्य और समाज का मूल्य दोनों को एक साथ संबद्ध किया जाना चाहिए। तो यह मूल्यों पर महत्व देता है, कार्यकुशलता को महत्व देता है कि जो इसके प्रशासनिक अधिकारी हों वह दक्ष हों, सामाजिक सापेक्षता पर बल देता है कि लोक प्रशासन को समाज के अनुरूप होना चाहिए। समाज जिस तरह से परिवर्तन करता है उसी परिवर्तन के हिसाब से लोक प्रशासन में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से नवलोक प्रशासन जो है वह परिवर्तनशील है। यह तटस्थता पर बल देता है। यहाँ तटस्थता का मतलब है नमनीय तटस्थता, नमनीय तटस्थता। यहाँ तटस्थता का मतलब है नमनीय तटस्थता या लोचशीलता, यह लोचशीलता पर बल देता है। यानी कि अगर समाज की कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के निदान के लिए हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़े तो हमें अपने नीतियों में परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे कि कहीं कोई दंगा हो रहा है और भीड़ है, जैसे कि कहीं दंगा हो रहा है और उस दंगे के दौरान भीड़ का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, तो अब प्रशासन को क्या करना चाहिए? यहाँ तटस्थ हो जाना चाहिए, उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, उनकी जो जायज़ मांगे हैं मान लेना चाहिए और उनको आश्वासन देकर भीड़ का गुस्सा शांत कर देना चाहिए। यानी कि उसमें कुछ लोचशीलता पाई जाती, इसमें नवलोक प्रशासन में कुछ लोचशीलता पाई जाती है, जो कि परिस्थितियों के अनुसार तत्काल निर्णय लिया जा सके, अपनी नीतियों में परिवर्तन किया जा सके। यह प्रतिबद्ध प्रशासन पर बल देती है, यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हों वह अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों, कार्यों के प्रति जवाबदेह हों और यह जो प्रशासन हो वह जनता के प्रति समर्पित हो, तो इस तरह से यह प्रतिबद्ध प्रशासन पर बल देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परंपरागत लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जहां परंपरागत लोक प्रशासन केवल अपने शास्त्रीय मूल्यों से संबंधित रखता है, वहीं नवलोक प्रशासन अपने अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार के मूल्यों को समाहित कर लिया है। हम देखते हैं कि मूल्य शून्यता त्याग दी गई नवलोक प्रशासन में, दक्षता इसको अपना लिया गया है, निष्पक्षता भी अपना लिया गया है, कार्यकुशलता भी अपना लिया गया है, मितव्ययिता। ये जरूरी नहीं है, हमें कार्य करने चाहिए और कार्य करने के लिए हमें अगर अधिक खर्च करना पड़े प्रशासन के लिए या फिर सामाजिक हितों के लिए तो हमें खर्च करना चाहिए। तो इसने अब विभिन्न तथ्यों को अपना लिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। अब आइए देखते हैं नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। आइए देखते हैं नवलोक प्रशासन की प्रकृति और विशेषताएं। सबसे पहले विशेषताओं को देखते हैं। नवलोक प्रशासन की विशेषता क्या है? नवलोक प्रशासन की विशेषता, पहली विशेषता यह है कि प्रासंगिकता, रिलीवेंस, इसको समाज के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि इसकी नीतियां प्रासंगिक होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है कि इसे समाज की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा इसका ज्ञान सामाजिक समस्याओं के प्रासंगिक होना चाहिए। यानी कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए, उन समस्याओं का
निदान किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन की नीतियां उपयोगी हों, किसके लिए? समाज के लिए, समाज के अनुरूप हों, राज्य के अनुरूप हों, देश के अनुरूप हों, तभी लोक प्रशासन सफल हो सकता है, अन्यथा लोक प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। जैसे कि हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं, ऐसी चीज का आविष्कार करते हैं या ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य की कोई उपयोगिता नहीं है, जिस कार्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो हमारे कार्यों की क्या उपयोगिता? हमारे कार्य तो व्यर्थ हैं। तो प्रशासन के लिए, प्रशासन के द्वारा ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जो समाज के अनुरूप हों, जिससे समाज का अधिकतम लाभ हो सके। जैसा कि हम देखते हैं कि परंपरागत लोक प्रशासन प्रशासन की क्रियाओं को केवल पोस्ट कार्ड तक ही सीमित रखना चाहता है, लेकिन जो नवलोक प्रशासन है, नवलोक प्रशासन का संबंध समाज के समस्त समस्याओं से है और लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ताओं को भी समाज के मूलभूत चिंताओं के साथ जागरूक होना चाहिए। मूलभूत चिंताओं में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होना चाहिए। इसीलिए ड्वाइट वाल्डो ने हमेशा यह कहा कि लोक प्रशासन उन मामलों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता जिसका संबंध समाज से है अथवा जिन समस्याओं का सामना समाज को करना पड़ता है। तो ड्वाइट वाल्डो लोक प्रशासन को समाज के अनुरूप बनाना चाहते हैं, यानी कि लोक प्रशासन प्रासंगिक होनी चाहिए। मूल्योन्मुख, वैल्यू ओरिएंटेड नवीन लोक प्रशासन जो है वह क्या है? नॉर्मेटिव है। नवीन लोक प्रशासन नॉर्मेटिव है, यानी कि आदर्शात्मक है। यह आदर्शों पर बल देता है, इसके कुछ आदर्श हैं, आदर्शों पर बल देता है। जैसा कि परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों के प्रति उदासीन था, सामाजिक मूल्यों के प्रति उदासीन था। वह केवल प्रक्रियात्मक कार्यों को ही स्वीकार करता था। जबकि मिनो ब्रुक सम्मेलन में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि लोक प्रशासन को मूल्योन्मुख होना चाहिए और मूल्यों के प्रति उदासीन लोक प्रशासन असंभव है। जो लोक प्रशासन मूल्यों के प्रति उदासीन है तो वह लोक प्रशासन सफल नहीं हो सकता है, उसकी प्रासंगिकता समाज में नहीं हो सकती है। इस उद्देश्य लोक प्रशासन के कई आधुनिक विशेषज्ञ लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर बल देते हैं। लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन को नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। नियम नैतिक आचरणों के आधार पर बनाए जाने चाहिए। जो मूलभूत सुविधाओं का लाभ नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, यानी कि जिसको जो आवश्यक है उसको नैतिकता के आधार पर सुविधाएं अवश्य देनी चाहिए। तो नवलोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासन की क्रियाएं हैं वह मूल्योन्मुख बना दिया गया है। सामाजिक समदृष्टि, सोशल इक्विटी, नवलोक प्रशासन सामाजिक समदृष्टि के आधार पर चलता है या सामाजिक न्याय के आधार पर चलता है या सामाजिक समरसता के आधार पर चलता है। नवीन लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक समानता की प्राप्ति या सामाजिक न्याय की प्राप्ति। परंपरागत लोक प्रशासन सामाजिक न्याय की अवहेलना करके कुशलता एवं मितव्ययता पर ही बल देता था, यानी कि समाज का लाभ हो न हो, हमारे खर्चे कम होने चाहिए। समाज के प्रत्येक नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिले या न मिले, इसके लिए कम से कम खर्च किए जाने चाहिए, यानी कि सुविधाएं देने में भी कम से कम खर्च किए जाने चाहिए, यानी मितव्ययता पर बल देता था। लेकिन जो आधुनिक लोक प्रशासन है या नवलोक प्रशासन जिसको हम कहते हैं, जो नवलोक प्रशासन है वह नवीन तथ्यों को अपने में समाहित करता है और समाज के दलित वर्गों, महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान के लिए भरपूर प्रयास करने की कोशिश करता है। वह कहता है समाज के समस्त नागरिकों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए, स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए विशेष रियायतें दिया जाना चाहिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, यानी कि जो समाज के असक्षम वर्ग हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दिया जाना चाहिए। यानी कि समाज में किसी वर्ग के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। जो जिस योग्य है उसको उस योग्यता के आधार पर सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो इस तरह से यह जो नवलोक प्रशासन है यह सामाजिक समानता का पक्षधर होता है। परिवर्तन, चेंजिंग, लोक प्रशासन परिवर्तन करना चाहता है।
जबकि परंपरावादी लोक प्रशासन विशेषाधिकार का अंत करने तथा सामाजिक समानता के प्रति जागरूक नहीं था। लेकिन जो नव लोक प्रशासन है यह सामाजिक परिवर्तन चाहता है, आर्थिक परिवर्तन चाहता है, राजनैतिक परिवर्तन चाहता है। यानी कि अब राजनीति में भी केवल कुछ विशेष वर्गों की भागीदारी न हो बल्कि समस्त जनता की भागीदारी हो। आर्थिक क्षेत्र में भी केवल कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व न हो बल्कि समाज के समस्त वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी समाज के समस्त वर्गों को सम्मान दिया जाए, समाज के समस्त वर्गों को समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले और समान सम्मान मिले। तो इस तरह से यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन करना चाहता था। तो इस तरह से नवीन लोक प्रशासन जो है यह सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, सामाजिक असमानता की स्थापना के लिए वह परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है। वह समाज में यथास्थितिवाद, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, सामाजिक शोषण, दलित वर्गों के प्रति अमानवीय व्यवहार आदि का अंत करना चाहता है और अंत करके सामाजिक न्याय पर आधारित एक समाज की स्थापना करना चाहता है। और इस उद्देश्य से यह जो प्रशासन है यह परिवर्तन करने के पक्ष में है कि समाज में सभी समस्त वर्गों को लाभ हो। तो इस तरह से नव लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। परिवर्तन के विभिन्न आयाम जो हैं सभी आयामों में यह परिवर्तन करना चाहता है, परिवर्तन करके समानता की स्थापना करना चाहता है। सेवित लोग अभिमुख प्रशासन, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। परंपरागत लोक प्रशासन के बारे में यह कहा जाता है कि यह अमानवीय है, यह अमानवीय है और यह मानवीय आवश्यकताओं के प्रति उदासीन है, यह मानवीय आवश्यकताओं के प्रति उदासीन है। लेकिन नव लोक प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं कि नव लोक प्रशासन के जो समर्थक हैं वह सेवित लोग अभिमुख प्रशासन का समर्थन करते हैं। यानी कि सेवित लोग जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, अभिमुख प्रशासन यानी कि हमारा प्रशासन किसके अनुरूप होना चाहिए, क्लाइंट के अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो इसी उद्देश्य से लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण के पक्ष में होता है। लोक प्रशासन किसके पक्ष में होता है, विकेंद्रीकरण के पक्ष में होता है। वह कहता है कि समाज के सभी भागों को, नागरिकों को शक्तियां दी जानी चाहिए, प्रशासन का भी विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तो यह विकेंद्रीकरण पर बल देता है और नौकरशाही की जो कार्य पद्धति है और नौकरशाही की कार्य पद्धति में सुधार करना चाहता है और नौकरशाही को भी समाज के अनुरूप बनाना चाहता है। जैसा कि नौकरशाही की विशेषताएं हैं लाल फीताशाही और तानाशाही और मनमानी वगैरह विभिन्न प्रकार की बुराइयां नौकरशाही में व्याप्त हो गई हैं। तो चूंकि प्रशासन नौकरशाही के द्वारा ही किया जाता है तो इस नव लोक प्रशासन का उद्देश्य है कि नौकरशाही में जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को दूर करके उसको समाज के अनुरूप बनाया जाए, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नव लोक प्रशासन यह अधिक से अधिक समाज सेवा पर बल देता है, अधिक से अधिक समाज सेवा पर बल देता है और अपने क्लाइंट का भरपूर सहयोग करना चाहता है। यानी कि यह क्लाइंट ओरिएंटेड प्रशासन की बात करता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए वह अपने क्लाइंट के अनुरूप किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि रेलवे प्रशासन को ले सकते हैं कि रेलवे में जो भी सुविधाएं दी जाती हैं क्लाइंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बसों में, इसी तरह से हम परिवहन में भी देख सकते हैं कि परिवहन में भी ग्राहकों को विशेष ध्यान दिया जाता है। इस तरह से विशेष क्षेत्रों में ग्राहकों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वह हर परेशानी का समाधान के लिए वह अपने ग्राहकों के समस्याओं का निदान करते रहते हैं। वह ग्राहकों की हर परेशानी का निदान करते रहते हैं ताकि ग्राहक उनके प्रति समर्पित रहें, उनकी संस्था के प्रति या इस प्रशासन के प्रति समर्पित रहें। इसी तरह से हम प्रशासन को भी ले सकते हैं कि जब प्रशासन में पारदर्शिता होगी, प्रशासन में भ्रष्टाचार का अंत होगा तो जो जनता होगी वह प्रशासन के प्रति समर्पित रहेगी। क्योंकि जब जनता के सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे, त्वरित निदान हो जाएगा, सामाजिक समस्याओं का निदान हो जाएगा तो जनता प्रशासन के प्रति समर्पित रहेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो नव लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं उसमें सेवित लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए देखते हैं हम लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर क्या है इसका। नेचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPA भी इसको कहते हैं, NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति जो है विकासोन्मुख है, यह विकास करना चाहती है,
यह विकास करना चाहती है। यह सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विकास करना चाहती है। यानी कि जिस तरह से वातावरण चेंज होते रहते हैं, तो वातावरण के अनुरूप यह प्रशासन उस व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है और विकास चाहती है। यानी कि यह विकास पर बल देती है। यह विकास पर बल देती है कि समय समय पर समाज की मांग के अनुरूप, सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप हमें प्रशासन का विकास करना चाहिए। हमें औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न विकास करना चाहिए। यानी कि यह आधुनिकीकरण पर बल देता है। प्रशासनिक परिवर्तन, यह प्रशासन के परिवर्तन पर बल देता है। वह कहता है कि हमें जो परंपरागत कार्यप्रणाली है, उस परंपरागत कार्यप्रणाली को त्यागना होगा और हमें समाज के अनुरूप कार्यप्रणाली को अपनाना होगा। हम वही कार्य करें जिससे समाज को अधिक से अधिक लाभ हो, देश को अधिक से अधिक लाभ हो, राज्य को अधिक से अधिक लाभ हो। तो हमें राज्य के अनुरूप कार्य करना चाहिए, राज्य के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। और प्रशासन में भी दिन प्रतिदिन हमें चेंजिंग करनी चाहिए। उसके कार्यों में, उसकी नीतियों में, उसके उद्देश्यों में, उसके लक्ष्यों में परिवर्तन करना चाहिए। इसकी जो प्रकृति है वह लोक कल्याणकारी प्रकृति है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है या परंपरागत लोक प्रशासन है, वह लोक कल्याण पर ध्यान नहीं देता है। उसके सीमित कार्य होते हैं, सीमित क्षेत्र होते हैं, वह अपने ही कार्यों पर ध्यान देता है, वह लोक कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो नवलोक प्रशासन है, यह इसकी प्रकृति जो है लोक कल्याणकारी है। यह लोगों का कल्याण करना चाहती है, जनता के हर हिस्से का कल्याण करना चाहती है, जनता के हर वर्ग का कल्याण करना चाहती है। तो इस तरह से इसकी प्रकृति जो है वह लोक कल्याणकारी है। यह लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के पक्ष में होती हैं। हर नागरिक को, हर वर्ग को यह सुविधाएं प्रदान करने के पक्ष में होती हैं। परिस्थिति जन्य है, यह परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति जन्य का मतलब परिस्थितियों, जिस तरह से हम देखते हैं कि मौसम बदलता रहता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि गर्मी और ठंडी और बरसात, ये 3 मौसम होते हैं। और हम भी स्वयं को मौसम के अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि जब ठंडी आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, बरसात आता है तो बरसात के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं। इसी तरह से जो लोक प्रशासन होना चाहिए, वह समाज के अनुरूप होना चाहिए, परिस्थिति जन्य होना चाहिए। उसका कोई ऐसा कानून इतना कड़ा नहीं होना चाहिए, उसके कोई कानून प्रशासनिक नीतियाँ इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो समाज उथल पुथल हो जाए, लेकिन नीतियाँ परिवर्तित न हो, बल्कि उस नीतियों का निर्माण समाज के अनुरूप किया जाना चाहिए। क्योंकि नीतियाँ समाज के लिए बनाई जाती हैं, सामाजिक प्रशासन के लिए ही बनाई जाती हैं, राज्य के प्रशासन के लिए ही बनाई जाती हैं। तो जब राज्य का स्वरूप बदलता है तो प्रशासनिक नीतियों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। जब राज्य के स्वरूप में चेंजिंग हो जाती है तो हमें प्रशासनिक स्वरूप में भी चेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि समाज के अनुरूप हमें समाज के अनुरूप नीतियाँ बनानी चाहिए। यदि कहीं घटना घटित होती है तो उस घटना के परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। यानी कि प्रशासन जो किया जाना चाहिए उन विशेष परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रशासनिक नीतियाँ परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रशासनिक नीतियों में लोचशीलता होनी चाहिए। यह जो सारी बातें हैं यह नवलोक प्रशासन की है। नवलोक प्रशासन अपने विषय को या कार्यों को या प्रशासनिक नीतियों को परिस्थिति जन्य बनाना चाहता है। नैदानिक प्रकृति, यानी कि इस नैदानिक प्रकृति को हम उपचारात्मक भी कहते हैं, उपचारात्मक प्रकृति कहते हैं। नवलोक प्रशासन उपचारात्मक प्रकृति का है। यह सामाजिक समस्याओं का निदान करना चाहता है। जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं और सामाजिक विषमता हैं, इस सभी विषमताओं का अंत करके सामाजिक समानता की स्थापना करना चाहता है। यानी कि समाज में जितने भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को दूर करना चाहता है। नवलोक प्रशासन समाज के समस्त बुराइयों को दूर करना चाहता है, विषमताओं को दूर करना चाहता है, अन्याय को दूर करना चाहता है और ये समस्याओं का त्वरित निदान चाहता है। तो नवलोक प्रशासन जो है उसकी प्रकृति नैदानिक प्रकृति की है। मूल्यात्मक, यह जो इसकी प्रकृति क्या है? मूल्यात्मक। यह मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। और जैसा कि जो प्रशासन किया जाता है
वह मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य से ही वह मानव क्रियाओं से संबंधित है। तो मनुष्य एक मूल्यात्मक प्राणी होता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, आवेग होते हैं, मनोवेग होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जब मनुष्य के अंदर मूल्यों की प्रधानता होती है, संस्कृति की प्रधानता होती है, तो प्रशासन को मनुष्य के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। तो प्रशासन को भी मूल्यात्मक होना चाहिए। यानी कि प्रशासन की प्रकृति क्या है? प्रशासन भी मूल्यों पर ध्यान देती है, वह समाज के आदर्शों पर ध्यान देती है, वह एक आदर्श प्रशासन का निर्माण करना चाहता है और आदर्श प्रशासन के निर्माण के लिए मूल्यों को प्राथमिकता देती है। मूल्यों को वह प्राथमिकता देती है और इन्हीं मूल्यों के आधार पर वह समाज का निर्माण करती है, प्रशासनिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है, प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करती है। तो नवलोक प्रशासन की जो प्रकृति होती है वह मूल्यात्मक होती है। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत नवलोक प्रशासन का अर्थ, विशेषताएं और प्रकृति के बारे में अवगत कराया और साथ ही साथ नवलोक प्रशासन और पुरातन लोक प्रशासन के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। तो यह नवलोक प्रशासन जिस पर मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है और आज का यह पार्ट 2 है, यह दोनों पार्ट आपकी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। नवलोक प्रशासन के अंतर्गत बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ नवलोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।